है डन, चालू करें, रेडी। लाइए भाई, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्या किया था? जिनको हंसी आ रही है पूरा खुल के हंस सकते हैं, ऐसा मना नहीं है। मजे लेने हैं तो पहले 30 सेकंड में ले लिए जाए, ठीक है? क्या किया था लास्ट हमने? ठीक है, मतलब चालू करना था हमको। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले आप थ्योरी देखेंगे अपन। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि पहला प्रश्न ये आएगा कि कोई भी कोशिका है, कोई भी कोशिका विभाजन या डिवाइड क्यों करना चाहेगी? कोई भी सेल है या कोई भी कोशिका है, वो विभाजन क्यों करना चाहेगी? ठीक है, ग्रोथ, वृद्धि के लिए। सबसे कॉमन सवाल यह है कि अगर वृद्धि करनी है, ग्रो करना है, तो डिवीजन चाहिए। बस मरम्मत, कोई चोट लग जाए, घाव आ जाए, तो मरम्मत, रिपेयर करने के लिए विभाजन चाहिए। डेवलपमेंट यानी विकास, जैसे अपन जनन से युग्मनज बनता है जाइगोट, वो जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से पूरा का पूरा नया जीव बनता है। तो पूरा विकास या डेवलपमेंट में क्या चाहिए? विभाजन। तो वृद्धि में चाहिए, विकास में चाहिए, मरम्मत में चाहिए। इसके लिए सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब पहला चीज यह है कि अगर किसी भी कोशिका को विभाजन करना है तो वो सीधा का सीधा विभाजन करेगा या विभाजन से पहले उसकी तैयारी करेगा? तैयारी करेगा। तो कोई भी कोशिका जो है वो विभाजन करने से पहले उसकी तैयारी करेगा। अब सिंपल सी बात है, कोशिका को विभाजन की तैयारी करनी हो, आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, कुछ भी, तैयारी में ज्यादा समय लगता है या एक्चुअल प्रक्रिया में? तैयारी में हमेशा ज्यादा समय लगेगा। तो इसका मतलब पहली चीज, पहला टर्म हमारे पास आता है जिसे मैं क्या कह रहा हूं? सेल साइकिल या कोशिका चक्र। सेल साइकिल या कोशिका चक्र का मतलब है ये एक ऐसा चक्र है जिसमें वो समस्त पद शामिल हैं जो कोशिका को विभाजन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तैयार, और तैयार करने के बाद उसका क्या कराएंगे? विभाजन। तो ऐसे सभी पद, ऐसे सारे स्टेप्स जो कोशिका को विभाजन के लिए क्या करेंगे? तैयार, और तैयार करने के पश्चात उसका विभाजन दर्शाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कोशिका चक्र। अब मेरे पास ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक है। अब आप मुझे एक बताओ, यदि इस कोशिका को विभाजन करना है, विभाजन का मतलब है इस कोशिकाओं को विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनानी है, तो तैयारी में क्या करना है? प्रेपरेशन या तैयारी किस चीज की? क्या तैयारी में क्या करना है? क्यों? डीएनए की कॉपी क्यों बनानी है? आरएनए और प्रोटीन क्यों बनाने? क्यों? दो होगी तो नहीं, केंद्रक तो विभाजन करेगा, तो वो तो फिर विभाजन में आ गया। तैयारी के लिए क्या है? एक कोश, भाई आपको बाहर जाना है तो आपको पता है तैयारी मतलब कपड़े पहनने हैं, नहाना है, धोना है। यहां पर कोशिका को विभाजन करना है तो तैयारी में पहला मेरे पास है कि तैयारी में डीएनए की कॉपी बनानी है। और डीएनए की कॉपी बनानी है यानी जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन करना है। क्यों डीएनए की कॉपी क्यों बनानी है? डीएनए की कॉपी क्यों बनानी है? यूं ही। अच्छा, प्रोटीन बनाना इसलिए डीएनए की कॉपी चाहिए।
दाढ़ी मेरी कटी है, असर आप पे हुआ। यार अब एक कोशिका में एक डीएनए है, ना प्रोटीन बनाने के लिए ना वृद्धि ग्रोथ। अब इस कोशिका को अगर मैं दो कोशिकाओं में डिवाइड करूंगा तो ये डीएनए बराबर बंटना चाहिए ना। तो बराबर कैसे बटेगा? जब अपनी एक कॉपी बनाएगा। डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए का रेप्लिकेशन से, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन बनाने का कोई लेना देना नहीं है। प्रोटीन बनाने का मतलब अनुलेखन और अनुवादन, उसमें रेप्लिकेशन कहां आया? डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, इसका मतलब प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं है। डीएनए अपनी कॉपी क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको दोनों सेल्स में, दो नई कोशिकाओं में बराबर बंटना है, इसलिए। तो एक एक करके, कोशिका चक्र का मतलब क्या है? कोशिका चक्र का मतलब, अब हम सारे ऐसे पद देखेंगे, सारे ऐसे स्टेप्स देखेंगे जो कोशिका को विभाजन के लिए पहले तैयार करेगा और तैयार करने के बाद विभाजन करेगा। अब जब मैं तैयारी वाली, मतलब कोशिका चक्र की अगर अपन बात करें या सेल साइकिल की, तो कोशिका चक्र को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक अंतरावस्था यानी इंटरफेज, और एक विभाजन अवस्था या जिसे कहते हैं एम फेज। इसका मतलब जो तैयारी वाली अवस्था है, जो प्रेपरेशन वाली अवस्था है, वो है इंटरफेस। और जहां पर जिस अवस्था में विभाजन होगा, डिवीजन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एम फेज। तैयारी वाली अवस्था, प्रेपरेशन वाली अवस्था है इंटरफेस, और विभाजन वाली अवस्था कौन सी है? एम फेज। हमेशा किसमें ज्यादा समय लगेगा? इंटरफेज में, तैयारी में। इसका मतलब कोशिका चक्र का 90 से 95% समय किसमें लगेगा? तैयारी करने में। और विभाजन के लिए केवल कितना समय लगेगा? 5 से 10%। उदाहरण के तौर पे मानव कोशिका है, हमारी कोशिका लगभग कितनी बार, उसका कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है? हमारा ह्यूमन सेल कितने समय में एक बार विभाजन करता है? नॉर्मली 24 घंटे में एक बार। ह्यूमन सेल का सेल साइकिल ड्यूरेशन कितना होता है? 24 घंटे। लगभग 24 घंटे में एक बार डिवाइड करेगा। 24 घंटे में अगर वो एक बार डिवाइड करता है, इसका मतलब उसको 22 से 23 घंटे तो केवल तैयारी में लगते हैं। विभाजन वो कितने समय में कर लेता है? 1 से 2 घंटे। तो हर कोशिका विभाजन से पहले तैयारी में ज्यादा समय लगाएगी। तैयारी में 90 से 95% समय लगेगा और विभाजन में 5 से 10%। ठीक है। अब कोशिका चक्र है, तो मैं कोशिका चक्र बना रहा हूं, एक सेकेंड, और इसको अपन एक मतलब समझते हैं। ठीक है। विभाजन वाली अवस्था कौन सी है? एम। और ये G1 S G2, ये जो मैंने पूरा G1 S और G2 ये पूरा जो तामझाम बनाया है, ये आपके पास अंतरावस्था है या इंटरफेस है। अब देखिए, 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये शब्द इंटरफेस, इस टर्म में कहीं पर भी तैयारी वाला शब्द आ रहा है क्या? ये इंटरफेस में ऐसा आपको लग रहा है कि इसका नाम सुनते ही कि अरे ये तो प्रेपरेशन है? इंटर का मतलब बीच का, इंटरफेस का मतलब क्या होता है? बीच का। इसका मतलब जब इसकी खोज हुई, जब वैज्ञानिक सबसे पहले बार देख रहे थे, तो वैज्ञानिक ये देख रहे थे, एक कोशिका है, विभाजन करती है, फिर रुकती है, फिर विभाजन करती है, फिर रुकती है,
फिर विभाजन करती है, फिर रुकती है, एंड सो ऑन। तो एक विभाजन और दूसरे विभाजन के बीच में जब कोशिका रुकती है, रेस्ट करती है, तो उसको क्या नाम दिया गया? इंटरफेस। पुरानी धारा है, जब वैज्ञानिकों को लगता था कोशिका ने विभाजन किया है, अब रेस्ट कर रही है, फिर विभाजन करेगी, फिर रेस्ट करेगी, तो दो विभाजन के बीच की रेस्टिंग अवस्था क्या होती है? इंटरफेस। ऐसा पहले माना जाता था। फिर बाद में मालूम चला नहीं, यहां पे कोशिका रेस्ट नहीं कर रही है, अगले विभाजन की तैयारी कर रही है। तो इसका नाम और इसका काम का कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली क्या होता? चाय मंगाई जाए रमेश जी के लिए, आदत डालनी पड़ेगा। तो इंटरफेस, जब ये शब्द इंटरफेस आया तो ये मान के चला कि जब कोशिका के विभाजन के बीच की रेस्टिंग फेज कौन सी है? इंटरफेस। लेकिन आज हमें मालूम है इंटरफेस का मतलब रेस्टिंग नहीं है, तैयारी या प्रेपरेशन है। किसकी तैयारी? अगले विभाजन की। पहली चीज। अब इस इंटरफेज में मोटा मोटा हमारे पास एक G1 फेज, S और G2। अब इसमें भी कितने चेंजेस आए? पहले G1 और G2 को गैप फेज कहते थे। गैप मतलब बीच में रुका हुआ है, इसका कोई महत्व या सिग्निफिकेंस होगा या नहीं? कोशिका ने विभाजन किया, फिर विभाजन करेगी, बीच में रेस्ट कर रही है, रेस्ट करने में और गैप, खाली अवस्था कौन सी है? G1 G2। बाद में मालूम चला कि ये इंटरफेज में तो तैयारी हो रही है, और जब मालूम चला तैयारी हो रही है तो गैप की जगह क्या यूज किया गया? शब्द ग्रोथ। ठीक है, तो कहीं पर किताबों में अपन पढ़ते हैं G1 को गैप दे रखा है तो वो भी गलत नहीं है, और ग्रोथ दे रखा है तो वो भी गलत नहीं है। गैप कब कहते थे? पहले। और जब ये मालूम चल गया कि तैयारी करनी है तो ये गैप के स्थान पर क्या हो गया? ग्रोथ। ठीक है, अब आओ अपन एक काम करते हैं, तीन कोशिकाएं ले लेते हैं। 1 2, ताकि ये पूरा कोशिका चक्र हमको समझ आ जाए। और मैं तीसरा कौन सा रंग लूं? ब्लू तो ले लिया मैंने। ठीक है, 3 कोशिकाएं हमारे पास है, A, B और C। 3 कोशिकाएं मान लेते हैं। एक इसमें से A त्वचा कोशिका है। ठीक है, A हमारे पास कौन सा सेल है? स्किन सेल ले लेता हूं मैं। अब एक कोशिका चक्र में ये कोशिकाएं कहीं भी हो सकती हैं। हम मान के चल रहे हैं ये कोशिका कहां है? G1 में है। अब ये स्किन सेल है, अभी हम में से किसी का स्किन सेल डिवाइड कर रहा है क्या? किसी को चोट वोट लगी हुई है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब यह है हमारी त्वचा की कोशिकाएं अभी विभाजन नहीं कर रही हैं। इसका मतलब यदि मेरी कोई भी कोशिका विभाजन नहीं कर रही है तो वो G1 से निकलेगी और किस अवस्था में चली जाएगी? G0। G0 को हम कहते हैं क्विसेंट फेज। इसका मतलब एक ऐसी कोशिका जो विभाजन नहीं करती है, और विभाजन ना करने वाले सेल को एक टर्म से जानते हैं, क्या कहते हैं? जो सेल डिवाइड नहीं करता, विभाजन नहीं करता, उसे क्या कहते हैं अपन? विभेदित कोशिका, डिफरेंशिएटेड सेल। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल या विभेदित कोशिका। और एक्चुअली डिफरेंशिएटेड का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि वो डिवाइड नहीं कर रहा, वो डिवाइड नहीं कर रहा, कुछ और कार्य कर रहा है। जैसे स्किन सेल है, स्किन सेल का काम क्या है? ये त्वचा की कोशिका का काम क्या है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। सिंपल, प्रतिरक्षा की पहली रेखा है ये, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें अम्लीय, ये स्किन एसिडिक होती है, तो कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई भी जीवाणु जो एसिडिक पीएच पे वृद्धि नहीं कर सकता, उसको सुरक्षा कौन देता है? त्वचा या स्किन देती है।
तो स्किन सेल डिवाइड नहीं कर रहा और एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ऐसे सेल को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड। तो जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा, जो सेल विभाजन नहीं कर रहा, वो इससे निकलकर कहां चला जाएगा? G0। तो यह सवाल आए कि कौन सी कोशिकाएं G0 अवस्था में पाई जाएंगी, तो हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। नॉन डिवाइडिंग का मतलब विभेदित या डिफरेंशिएटेड सेल। तो जो भी कोशिका विभाजन नहीं करती है वो किस अवस्था में पाई जाएगी? G0 स्टेज में पाई जाएगी। अब इसका मतलब अभी हमारी स्किन सेल कहां पर होगी? G0 में। अब यहां पर चोट लग गई, ठीक है, यहां पर खरोच आ गया, घाव आ गया, अब क्या होगा? अब उसको मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो मरम्मत के लिए वो G0 से निकलकर वापस G1 में आ सकती है। तो ये कोशिका का चलता रहता है। अगर उसको विभाजन करना है तो वो G1 में आ जाएगी, विभाजन नहीं करना है G0 में चली जाएगी। हमारे शरीर में कोई ऐसी सेल्स होती है जो जीवन में कभी डिवाइड ही नहीं करती? शाबाश, 2 हार्ट सेल्स, और इसलिए हमारी हृदय कोशिकाएं डिवाइड नहीं करती, इसलिए हार्ट अटैक इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं कि एक बार हार्ट अटैक आया और 6 महीने बाद सारा हार्ट वापस तैयार हो गया, नहीं। हमारी हृदय की कोशिकाएं और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स दोनों डिवाइड नहीं करते। ना न्यूरॉन्स डिवाइड करते हैं, ना हार्ट सेल्स डिवाइड करते हैं, और कभी नहीं करते। इसका मतलब ऐसी कोशिकाएं जो जीवन भर G0 अवस्था में रहेंगी वो कौन सी हैं? हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स। हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स, इनमें कभी भी विभाजन नहीं देखा जाता, इसलिए जीवन भर ये किस अवस्था में रहती हैं? G0। जब न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं करते, हाँ, साइज, नंबर, सेल्स की साइज बढ़ सकती है। वो ट्रोफिक हो, अगर हार्ट, भाई छोटा बच्चा हो उसकी भी बंद मुट्ठी जितना हार्ट है, एक एडल्ट हो उसके भी बंद मुट्ठी जितना हार्ट है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड है, केवल उनकी साइज क्या होती है? बढ़ती है। सेल्स डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन्स भी डिवाइड नहीं करते। तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? ट्यूमर मतलब कैंसर, और कैंसर या ट्यूमर का ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। अच्छा, न्यूरॉन्स में नहीं होता, तो फिर कैसे हुआ? ब्रेन में और क्या उनसे सेल्स है? अच्छा, ब्रेन की लेयर में ट्यूमर होता है। क्वेश्चन तो समझे आप? एक तरफ तो हम कह रहे हैं न्यूरॉन्स डिवाइड ही नहीं करते, और दूसरी तरफ ब्रेन में ट्यूमर होता है। ट्यूमर का मतलब कैंसर, और कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो डिवाइड ही नहीं कर रहे, तो फिर अनियंत्रित विभाजन कहां से आया? सोचा नहीं क्या? मतलब ऐसे, मतलब बहुत सारी चीजें। खैर, अब जवाब तो मैं दूंगा नहीं हाथों हाथ, अब तो दाढ़ी भी नहीं आई हुई अभी तक, तो आप समझ ही रहे हैं। खैर, तो हमारे पास सबसे पहली चीज, जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है वो कहां चला गया? G0। कुछ सेल्स जो कभी डिवाइड नहीं करते वो हमेशा कहां रहेंगे? G0। और डिवाइड अगर करेंगे तो वो कहां पर आ जाएंगे? G1। तो स्किन सेल मैंने कहां भेज दिया उसको? G0। अब B और C सेल से ये बोलेंगे भाई हमें तो डिवाइड करना है, हमें तो ग्रो करना है। ये B मसल सेल्स है, और ये उस व्यक्ति के हैं जो जिम जा रहा है ऐसे, और वो मसल सेल्स उसमें डिवाइड करके उसमें प्रोटीन भी चाहिए और मसल सेल्स भी चाहिए। हाँ, वो इशारा कर रहे हैं उधर। खैर, तो आपके पास इस सेल को डिवाइड करना है, और मैंने कहा ये लिवर सेल है। सी कौन सा सेल है? लिवर सेल। और कचरा बहुत खा रहे हो जीवन में आप ऐसे दबा दबा के, तो लिवर सेल्स को भी क्या करना पड़ रहा है? डिटॉक्सिफाई भी करना पड़ रहा है और नया डिवीजन भी करना पड़ रहा है। तो इन दोनों सेल्स को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये जीवन में है। अब जीवन में पूछते हैं भाई तुमको क्या करना है? तो ये बोलते हैं सर हमको डिवाइड करना है। बोले पक्का? बोले पक्का। तो जीवन क्या करेगा? इन सेल्स में बनाएगा आरएनए और प्रोटीन, जो आपने कहा। तो जीवन अवस्था में किसका संश्लेषण होता है? आरएनए और प्रोटीन। अभी मैं पूछूंगा, क्योंकि जीवन अवस्था में भी आरएनए और प्रोटीन बनता है,
और G2 अवस्था में भी आरएनए और प्रोटीन बनता है। सवाल आया हुआ है कि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण कहां होगा, G1 में होगा, G2 में होगा, दोनों में होगा? तो आंसर तो आप कर दोगे दोनों में। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस G1 में भी होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस G2 में भी होता है। फर्क क्या है? G1 में भी आरएनए प्रोटीन बन रहा है, G2 में भी आरएनए प्रोटीन बन रहा है, फर्क क्या है? आपको यह इमेजिन करना है कि यह सब तैयारी हो रही है। भाई ये अभी तक अपन डिवीजन कर रहे हैं या डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। डिवीजन तो यहां पर होगा। अब तैयारी पहले होती है बाद में होती है? पहले होती है। यह हमारे पास एस फेज है, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज या संश्लेषी फेज। और यहां पर हमको डीएनए की कॉपी बनानी है। यहां पर हमको क्या करना है? डीएनए की कॉपी बनानी है। और ये एम फेज है। यहां पर क्या होना है? विभाजन। यहां पर मुझे डिवीजन करना है। तो एस फेज में डीएनए की कॉपी बनाने के लिए भी मुझे आरएनए और प्रोटीन्स चाहिएंगे, और एम फेज में विभाजन करने के लिए भी मुझे आरएनए और प्रोटीन्स चाहिएंगे। उदाहरण के तौर पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए टोपोआइसोमरेज चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए, आरएनए प्राइमेज सब चाहिए। ये सब प्रोटीन्स हैं। कहां बनेंगे? G1 में वो आरएनए और प्रोटीन बनते हैं जिनकी जरूरत एस फेज में है, और G2 में वो आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं जिनकी जरूरत एम फेज में है। जैसे स्पिंडल फाइबर कहां बनते हैं? स्पिंडल फाइबर चाहिए कहां? तरकु तंतु कहां चाहिए? एम। अरे यार ये स्पिंडल फाइबर तरकु तंतु एम फेज में चाहिए। ये स्पिंडल फाइबर बने होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन से। तो टिब्यूलिन प्रोटीन चाहिए कहां? तो बनेगा कहां? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए कहां? तो बनेगी कहां? तो G1 में वो आरएनए और प्रोटीन बनेंगे जिनकी जरूरत एस फेज में है, G2 अवस्था में वो आरएनए प्रोटीन बनेंगे जिनकी जरूरत एम फेज में है। ठीक। अब तो G1 ने बी और सी में क्या बना दिए? आरएनए और प्रोटीन। बनाओ भाई, तुमने कहा है तुमको डीएनए कॉपी बनानी है, आरएनए प्रोटीन बनाओ। बना दिया, बन गए। अब ये कहां जाएंगे? G1 से S। मतलब अब ये क्या करेंगे? बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो ऐसे पुलिस वाला आ जाएगा, आ जाओ तो कहां जा रहे हो? तो जब ये सेल G1 से S अवस्था में क्रॉस करने जा रहे हैं, तो इस बॉर्डर पे मतलब G1 से S बिंदु की तरफ पहला नाका, फर्स्ट चेक पॉइंट आता है। दो चेक पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन। पहला चेक पॉइंट किसके मध्य है? G1 से S। अब B और C G1 से S की तरफ जा रहे हैं, तो उनको बुला लिया, चेक पॉइंट जरा उधर। B और C आए, बोले कहां जा रहे हो? बोले सर S अवस्था में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? डीएनए की कॉपी करने जा रहे हैं। डीएनए दिखाओ। आप जाते हो तो कहां जा रहे हो? कि सर वहां दिखा रहे हो, तो लाइसेंस दिखाओ। कोई पूछेगा तो G1 से S में किस लिए जा रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेट करने। तो चेक पॉइंट पूछेगा अपना डीएनए दिखाओ। अब B ने अपना डीएनए दिखाया और चेक पॉइंट ने देखा, हाँ यार तुम्हारा डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उत्परिवर्तन नहीं है, सही है, बिल्कुल जाओ आगे एस फेज में। सी वाले सेल का डीएनए देखा, अरे नहीं नहीं नहीं, आपके डीएनए में डैमेज है, और आपके डीएनए में डैमेज है तो हम आपको एस फेज में नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि खराब डीएनए के साथ अब अगर आप एस फेज में गए, खराब डीएनए की कॉपी बनाई, तो तुम किस में बदल जाओगे? कैंसर सेल में बदल सकते हो। तो तुम एक काम करो, तुम अपने डीएनए की मरम्मत करा के लाओ। तो अगर किसी सेल का डीएनए डैमेज है तो उसकी क्या करानी पड़ती है? मरम्मत या रिपेयर। अगर वो डीएनए की मरम्मत हो जाती है, रिपेयर हो जाता है, तो अब आप उसे कहां भेज सकते हो? एस फेज में भेज दो। लेकिन अगर किसी सेल का डीएनए इतना खराब, इतना डैमेज हो चुका है
कि अब उसकी मरम्मत भी संभव नहीं है, अब उसकी रिपेयर भी संभव नहीं है, तो पूरे सिस्टम के लिए बेहतर है कि वो सेल अपने आप को मार दे। क्योंकि अगर एक खराब सेल, खराब डीएनए वाला सेल ऐसे घूमता फिरता रहेगा खाली, तो फिर वो बाकी सेल्स के लिए भी खतरा है, क्योंकि उनको भी बिगाड़ देगा। इसलिए संगत बढ़िया रखनी चाहिए। खैर, तो इसका मतलब अगर एक डीएनए इतना खराब है, इतना डैमेज हो रखा है कि उसकी रिपेयर या मरम्मत भी संभव नहीं है, तो बेहतर है वो सेल अपने आप को नष्ट कर दे। और जब सेल अपने आप को नष्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं? कौन बोला? जब सेल अपने आप को मार देता है तो उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। इसे हम सेल सुइसाइड भी कहते हैं, या इसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। और यह सेल तब करता है जब वो किसी काम का नहीं रहता, जब उसका डीएनए बेहद खराब हो जाता है, मरम्मत भी संभव नहीं होती, तो सेल अपने आप को नष्ट कर देता है, उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। और अगर वो ना कर पाए तो फिर वो कैंसर बन गया। जब वो अपने आप को मार नहीं सकता, वो मर नहीं सकता, तो फिर वो किस में तब्दील हो गया? कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो जीवन में थे अपन, जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा कहां भेज दिया? G0। आवश्यकता पड़ने पर डिवाइड करना है तो वापस कहां गया? जीवन। जीवन ने पूछा भाई डिवाइड करना है, बोला सेल ने हां है, तो क्या बनाओ? आरएनए प्रोटीन्स। कौन से आरएनए प्रोटीन्स? जिनकी जरूरत एस फेज में है, बना दिए। अब उनको भेजो। जब वो जीवन से एस की तरफ जाएंगे तो पहला चेक पॉइंट आएगा, वो चेक करेगा कि भाई जिस डीएनए को तुम रेप्लिकेट करना जा रहे हो उसको दिखाओ, सही है आगे भेज दो, सही नहीं है तो मरम्मत कराओ। मरम्मत हो जाती है भेज दो, मरम्मत नहीं हो सकती नष्ट कर दो। तो यह सवाल भी आ सकता है, इसका मतलब यदि एक सेल ने, किसी भी सेल ने यह पहला चेक पॉइंट पार कर लिया और पहला चेक पॉइंट पार करके एस अवस्था में पहुंच गया, अब यह डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यह सवाल अब मतलब फर्स्ट ग्रेड में आता था कि आपको कब मालूम चलेगा कि एक सेल डिवीजन के लिए कमिट हो चुका है? जब वो एस फेज में पहुंच गया हो। जब वो एस फेज में पहुंच गया हो मतलब अब ये डिवाइड करने के लिए कमिटेड है। ठीक, अब एस फेज में आ गया। एस फेज में 3 चीजें होंगी। एस अवस्था, संश्लेषी अवस्था में कितनी चीजें होंगी? 3। डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, पहला तो यह है, डीएनए क्या करेगा? कॉपी बनाएगा। दूसरा, डीएनए के साथ कौन से प्रोटीन जुड़े रहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो डीएनए अगर अपनी कॉपी बनाएगा तो हिस्टोन प्रोटीन भी अपनी कॉपी बनाएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद दूसरी चीज क्या होगी? हिस्टोन भी अपनी कॉपी बनाएगा, हिस्टोन का भी क्या होगा? डुप्लीकेशन। और तीसरा, अपन ने तारक केंद्र पढ़े थे, सेंट्रियोल्स। मैंने कहा था हर सेल में एक सेंट्रियोल का जोड़ा होता है, तो और उनकी जरूरत डिवीजन में पड़ेगी। तो एस फेज में वो जो सेंट्रियोल का जोड़ा है वो भी अपनी कॉपी बनाएगा। तो एस फेज में कितनी चीजें हुई? 3 चीजें। डीएनए ने अपनी कॉपी बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उससे जुड़े हुए हिस्टोन प्रोटीन अपनी कॉपी बनाएंगे, और तारक केंद्र या सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करेगा। यह हो गया। सेल कहां जाएगा? G2 में। G2 में क्या बनाएगा? आरएनए और प्रोटीन। कौन से आरएनए प्रोटीन? जिनकी जरूरत एम फेज में होगी, बना दिए। अब कहां जाएगा? एम। फिर यहां रुको। अब जब सेल G2 से एम की तरफ जाएगा तो यहां पर सेकेंड चेक पॉइंट आएगा। पहला चेक पॉइंट किसके बीच में था? G1 से S के बीच में। और दूसरा चेक पॉइंट किसके बीच में है? G2 से M फेज में। यह चेक करेगा भाई कि जिस डीएनए की कॉपी बनी है या जिस डीएनए ने रेप्लिकेट किया है वो सही किया है कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि गलत डीएनए रेप्लिकेशन हो गया हो तो म्यूटेशन की संभावना बढ़ जाएगी।
तो ये चेक करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सही है, और ये भी चेक करता है कि सेल किसी तनाव में तो नहीं है, क्योंकि अगर सेल किसी तनाव में है तो उसको रोक दो, थोड़ी देर उसको रोक दो, उसके उपापचय क्रियाएं सही होने दो, फिर उसको कहां भेजेंगे? एम में। भेजना तो है, क्योंकि मैंने कहा था सेल डिवीजन के लिए कमिट कहां हो गया? एस फेज में। अब डिवाइड तो करेगा, लेकिन G2 से M अवस्था में वो थोड़ी देर तक रुक सकता है अगर वो किसी तनाव या स्ट्रेस में है, और उसके बाद वो कहां चला जाएगा? M फेज में चला जाएगा। क्लियर है? तो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस कहां कहां हुआ? G1 और G2 में। कौन सी कोश जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, विभाजन नहीं कर रहे हैं, वो कहां मिलेंगे? G0 में। एस अवस्था में क्या क्या 3 चीजें होंगी? डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन और तारक केंद्र का डुप्लीकेशन होगा। चेक पॉइंट कितने हैं? 2। पहला G1 से S की तरफ, दूसरा G2 से M की तरफ। और कौन से सेल्स हैं हमारे शरीर में जो डिवाइड ही नहीं करते? और जब सेल अपने आप को नष्ट कर दे तो उसे क्या कहेंगे? एपोप्टोसिस या सेल सुइसाइड लिखेंगे। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के अलावा और सेल्स पाए जाते हैं जिनको न्यूरोग्लिया कहते हैं, और न्यूरोग्लिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायोसाइट्स, श्वान सेल्स। तो एक प्रकार के न्यूरोग्लिया होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, वो जब अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर होता है। तो परत वरत नहीं, एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लिया के प्रकार। माइग्रेन तो कारण मतलब दूसरा कारण है, मेमोरी, जो न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है वो लूज है, या जेनेटिक भी हो सकता है, प्री डिस्पोजिशन भी हो सकती है, बहुत सारे कारण हैं। मतलब जनरली टेम्परेचर्स और सनलाइट के कारण न्यूरॉन्स एकोमोडेट नहीं कर पाते। जेनेटिक कारण है माइग्रेन का, मतलब कोई एनवायरमेंटल नहीं है, बट वो जेनेटिक है जो एनवायरमेंट ट्रिगर करता है उसको। ठीक है, तो अब हम कोशिका चक्र की लिखेंगे परिभाषा। सेल साइकिल या कोशिका चक्र लिखेंगे। वह सभी पद, वह सभी पद जो कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करते हैं, जो कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करते हैं तथा अंत में उसका विभाजन करवाते हैं, तथा अंत में उसका विभाजन करवाते हैं, वे सभी कोशिका चक्र में सम्मिलित होते हैं। वे सभी कोशिका चक्र में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, फिर आप ये बना लो कोशिका चक्र, एक इंटरफेज और एक एम फेज। तैयारी वाली अवस्था इंटरफेज है और विभाजन वाली एम फेज है।
ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेस, यानी डालेंगे इसमें अंतरावस्था या इंटरफेस। अंतरावस्था या इंटरफेस। यह उपापचय रूप से सक्रिय अवस्था है। यह उपापचय रूप से सक्रिय प्रक्रिया है। उपापचय रूप से सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विभाजन हेतु तैयारी देखी जाती है। जिसमें विभाजन हेतु तैयारी देखी जाती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे लगभग 90 से 95% समय लगभग 90 से 95% समय इंटरफेज में लग जाता है। 90 से 95% समय इंटरफेज में लग जाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे इंटरफेस की अवस्थाएं। इंटरफेस की अवस्थाएं। इसमें पहला आ जाएगा G0 फेस या क्विसेंट फेस। क्विसेंट का मतलब होता है शांत। ठीक है, इस अवस्था में विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस अवस्था में विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर यहां पे एक नोट लिख लेंगे। मानव में हार्ट सेल्स व न्यूरॉन्स, मानव में हार्ट सेल्स व न्यूरॉन्स कभी विभाजन नहीं दर्शाते। कभी विभाजन नहीं दर्शाते। इस कारण हमेशा G0 अवस्था में पाए जाते हैं। इस कारण हमेशा G0 अवस्था में पाए जाते हैं। फिर आएगा नेक्स्ट जीवन अवस्था। अब देखिए एक मिनट, ये जीवन अवस्था को मैं और क्या क्या नाम से जान सकता हूं? ये एस से पहले हो रही है, जीवन एस से पहले हो रही है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? पूर्व एस अवस्था। और ये पहले एम के बाद हो रही है, तो इसको अपन पश्च एम अवस्था भी कह सकते हैं। तो G1 को आप किस नाम से जान सकते हो? या तो पूर्व एस अवस्था या पश्च एम अवस्था। G1
पूर्व एस अवस्था या पश्च एम अवस्था? इस अवस्था में आरएनए व प्रोटीन्स का संश्लेषण देखा जाता है। इस अवस्था में आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण देखा जाता है। आरएनए व प्रोटीन्स का संश्लेषण देखा जाता है, ब्रैकेट में एस अवस्था के लिए आवश्यक, एस अवस्था के लिए आवश्यक। फिर G1 से एस अवस्था की ओर पहला चेक पॉइंट, ऐसे लिखेंगे, G1 से एस अवस्था की ओर फर्स्ट चेक पॉइंट। G1 से एस अवस्था की ओर फर्स्ट चेक पॉइंट। इस बिंदु पर यह चेक किया जाता है इस बिंदु पर यह चेक किया जाता है कि प्रतिकृतिकरण दर्शाने वाले डीएनए में कोई विकार, डैमेज है या नहीं। प्रतिकृतिकरण दर्शाने वाले डीएनए में कोई विकार या डैमेज है या नहीं। यदि डैमेज की मरम्मत संभव ना हो, यदि डैमेज की मरम्मत या रिपेयर संभव ना हो तो कोशिका का एपोप्टोसिस प्रेरित किया जाता है। यदि डीएनए की मरम्मत संभव ना हो तो कोशिका का एपोप्टोसिस प्रेरित किया जाता है। एपोप्टोसिस आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेल सुइसाइड या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तीन टर्म्स होते हैं, एक तो है एपोप्टोसिस, एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस अपन पादपों के लिए यूज करते हैं। अगर कोई भी पादप की पत्तियां हैं, पादप की पत्तियों में क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तो वो पीली पड़ जाती हैं, उसे कहते हैं क्लोरोसिस। पढ़ेंगे अपन आगे। नेक्रोसिस का मतलब होता है उत्तकों की मृत्यु। अगर कोई भी टिश्यू नेचुरल रूप से मर जाती है, प्राकृतिक रूप से किसी कोशिका की मृत्यु हो जाती है, तो उसको कहते हैं नेक्रोसिस। जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में क्या होता है, हृदय की कार्डियक पेशियां मर जाती है, नष्ट हो जाती है। किसका एग्जाम्पल, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेथ, एक सेल डेथ नहीं। सेल मरता है तो एपोप्टोसिस, और सेल खुद को नष्ट करता है तो एपोप्टोसिस। और जब टिश्यू प्राकृतिक रूप से मर जाती है तो उसको कहते हैं नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ। ठीक है, एपोप्टोसिस लिख लिया आपने, सेल सुइसाइड या प्रोग्राम सेल डेथ। फिर आएगा एस अवस्था या संश्लेषी अवस्था। एस या संश्लेषी अवस्था, सिंथेसिस।
इसमें तीन चीजें होंगी। फर्स्ट, अब देखो इसमें थोड़ा सा अभ्यास था। डीएनए तो अपन ने पढ़ा है, एक कोशिका में डीएनए कहां कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में। लेकिन यहां पर जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो केवल कौन सा डीएनए है? नेंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए कहां रेप्लिकेट होता है, कब होता है, हमें नहीं मालूम। वो कहीं पर भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एम अवस्था में हो सकता है, जीवन में SG2 कभी भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। इसलिए एस अवस्था में कौन से डीएनए की रेप्लिकेशन की बात हो रही है? केंद्रक यानी न्यूक्लियर डीएनए। तो संश्लेषण में पहला आ जाएगा केंद्रक डीएनए का प्रतिकृतिकरण। केंद्रक डीएनए का प्रतिकृतिकरण। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन। हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन, डुप्लीकेशन। और तीसरा, जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र का द्विगुणन। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र का द्विगुणन। तो केंद्रक डीएनए रेप्लिकेशन है, हिस्टोन का डुप्लीकेशन है और तारक का द्विगुणन। ये सब किस में हो रहा है? एस या संश्लेषी अवस्था में। नेक्स्ट, G2 अवस्था। अब G2 को क्या कहोगे? S के बाद हो रही है पश्च S अवस्था, और किससे पहले हो रही है? M से पहले, पूर्व M अवस्था। G2 पश्च S या पूर्व M अवस्था। इस अवस्था में आरएनए व प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। इस अवस्था में आरएनए व प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। किसके लिए आवश्यक होंगी ये? ब्रैकेट में एम अवस्था के लिए आवश्यक। एम अवस्था के लिए आवश्यक। और फिर G2 से M की तरफ सेकेंड चेक पॉइंट। G2 से M की ओर सेकेंड चेक पॉइंट। इस बिंदु पर यह चेक किया जाता है, इस बिंदु पर यह चेक किया जाता है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण सही हुआ हो। किया जाता है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण सही हुआ हो तथा कोशिका किसी प्रकार के तनाव में ना हो, तथा कोशिका किसी प्रकार के तनाव में ना हो। स्ट्रेस मतलब मेटाबॉलिक स्ट्रेस, उसके पास कोई न्यूट्रिएंट कम है, उसके पास उतने आरएनए प्रोटीन्स नहीं बन पाए जितनी एम फेज में जरूरत थी। स्ट्रेस का मतलब है यहां पर डेफिशिएंसी, बेसिकली किसी चीज की कमी होगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक चीज एम अवस्था भी अपन पढ़ेंगे, बट उससे पहले अपन ने ये चेक पॉइंट देखा है G1 से S की तरफ, दूसरा चेक पॉइंट देखा है G2 से M की तरफ। तो ये चेक कर कौन रहा है? तो चेक करने में प्रोटीन्स काम करते हैं। ये जो चेक पॉइंट्स है, इन चेक पॉइंट्स
को नियंत्रित करने में या चेक पॉइंट्स में कौन काम करता है? प्रोटीन्स। और उन प्रोटीन्स को हम किस नाम से जानते हैं? मतलब कोशिका चक्र को नियमित करने वाले प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? साइक्लिन्स और सीडीके, साइक्लिन पर निर्भर काइनेसिस, जिसे हम कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। तो कोशिका चक्र का नियमन करने वाले, चेक पॉइंट्स का नियमन करने वाले प्रोटीन्स साइक्लिन्स और साइक्लिन पर निर्भर काइनेसिस। तो लिख लेंगे, मतलब यहां पे कोशिका चक्र का नियमन, नोट लिख लेंगे, मतलब कोशिका चक्र का नियमन कोशिका चक्र का नियमन साइक्लिन्स, कोशिका चक्र का नियमन साइक्लिन्स व साइक्लिन पर निर्भर काइनेसिस के द्वारा किया जाता है। कोशिका चक्र का नियमन साइक्लिन्स एवं साइक्लिन पर निर्भर काइनेसिस के द्वारा किया जाता है। साइक्लिन सब प्रोटीन्स हैं, एंजाइम सब प्रोटीन्स हैं ये। ठीक है, अब आप चाहें तो ये डायग्राम आप बना लो। पूर्व मतलब प्री, पश्च मतलब पोस्ट। आधा बन गया, आधा भी नहीं, पूरा डन। गलत।
अब बन गया सबका डन। अच्छा, अब यहां पर देखिए अपन ने इंटरफेस देख लिया। अब इंटरफेस के बाद वैसे कौन सा फेज आता है? एम फेज। अब देखिए आगे ले लूं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये चीजें सब गलत पढ़ते हैं। हमारे पास G1 S G2 और कौन सी अवस्था आती है? एम फेज। और एम फेज का मतलब है बेसिकली ये विभाजन अवस्था है, यानी डिवीजन फेज है। और एम फेज या विभाजन दो तरह का हो सकता है। दो तरह का क्या? या तो समसूत्री विभाजन जिसे हम कहते हैं माइटोसिस, और एक अर्धसूत्री विभाजन जिसे कहते हैं मियोसिस। ठीक है। अब लगभग सभी स्कूलों में माइटोसिस और मियोसिस गलत बताया जाता है और काफी जगह भी माइटोसिस मियोसिस गलत पढ़ाते हैं। कारण इसका बता दूंगा। खैर, अभी के लिए एम अवस्था में हमारे पास माइटोसिस भी हम पढ़ेंगे, मियोसिस भी पढ़ेंगे। माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, गुणसूत्रों की संख्या में चेंज नहीं आता। और मियोसिस को अपन रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। अच्छा, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं आपको पता है कि माइटोसिस मियोसिस में से एसेक्सुअल डिवीजन, अलैंगिक जनन कौन सा है? माइटोसिस। हमारे शरीर के हर एक बॉडी सेल में जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस है, मतलब ये अलिंगी या एसेक्सुअल डिवीजन है। और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये कब देखा जाता है मियोसिस? गेमीट्स जब बनते हैं, जब शुक्राणु, जब आपको स्पर्म्स बनाने हो, एग बनाना हो, युग्मक या गेमीट्स बनाने हो, तो कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। ठीक है। माइटोसिस मियोसिस की हम बात करेंगे। सब अंतर हम पढ़ते हैं कि माइटोसिस एसेक्सुअल है, मियोसिस सेक्सुअल है। माइटोसिस हर शरीर की हर एक कायिक कोशिका में होता है, बॉडी सेल्स में, ये जनन कोशिका में होता है, जर्म सेल, सब ठीक। आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मालूम होना चाहिए माइटोसिस और मियोसिस में। बहुत बेसिक चीज, एक कोई भी नॉर्मल सेल लेता हूं मैं, और मैंने कहा हमारा कोई भी एक डिप्लॉइड सेल ले लेता हूं। हमारा कोई भी डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। और हम दो यूज करते हैं इसको, या तो हम कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, और या हम काफी बार कहते हैं कि ये 46 क्रोमोसोम्स की जगह 23 जोड़े हैं। सही बात। अब एक बहुत आसान चीज, माइटोसिस और मियोसिस जब भी आप पढ़ोगे और जब कभी भी आप समझोगे तो आंख बंद करके एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है। माइटोसिस में हर क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से स्वतंत्र है। माइटोसिस में 46 के 46 क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। हर क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से अलग है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। 46 क्रोमोसोम्स, पहला क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं, दूसरे का तीसरे से कोई लेना देना नहीं। हर क्रोमोसोम बैचलर है। हर क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। कब? जब अपन माइटोसिस की बात करेंगे। इस तरह से समझोगे, कभी नहीं भूलेंगे। और मियोसिस में हमेशा अपन किसकी बात करते हैं? जोड़े। इसका मतलब मियोसिस में आपके पास क्रोमोसोम का क्या होगा? पेयर। मियोसिस में कभी भी अलग क्रोमोसोम नहीं पढ़ते। मियोसिस में हम हमेशा, आपने नाम सुना होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग। माइटोसिस में तो नहीं पढ़ते। माइटोसिस में हर क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से अलग है। और मियोसिस का मतलब हम बात ही किसकी कर रहे हैं? क्रोमोसोम पेयरिंग की। तो अगर कहीं पर भी गुणसूत्र का जोड़ा है, कहीं पर भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है, मतलब किसकी बात होगी? मियोसिस। और हर क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से अलग है, 46 के 46 अलग हैं, तो किसकी बात होगी? माइटोसिस। पहली चीज। ठीक। अब मेरा एक सवाल है,
3 स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने, ए, बी और सी। तीनों सही है, तीनों गलत है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ गलत है। तो कौन से गलत है, कौन से सही हैं? मतलब आप पहले कह रहे हो तीनों सही हैं, बी और सी सही है, ए सही नहीं है, ठीक है। ए और बी सही है, सी सही नहीं है। घबराओ मत यार, जितना पता है, जितना लग रहा है बोलो ना, पता तो चले, हमको करना तो है आगे। यहां से गलतियां मत करना, यहां तक तो की ही है। ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी नहीं है, तीनों सही है। ठीक, मैंने कहा था सेल स्ट्रक्चर में जब अपन गुणसूत्र और क्रोमैटिन पढ़ रहे थे, उसका सारा सिस्टम कहां पे आएगा? यहां पर। अब मैंने आपको कहा था क्रोमैटिन और क्रोमोसोम केमिकली एक ही चीज है, रासायनिक रूप से क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज है। मतलब रासायनिक रूप से दोनों क्या हैं? रासायनिक रूप से दोनों क्या हैं? सेम है। अरे क्या है? डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए। ये सुनना है। मैंने आपको एक सेल दिया, क्यों, क्या हो गया आपको, क्यों दुख है? नहीं पसंद, मैं नहीं आऊं कल से, नफरत हो गई, नहीं आऊं। ये सब क्या करूं बताओ, नहीं आऊं कल से, बंद कर दूं, नहीं पढ़ना। चाय नहीं पिलाई, बुरा मान गए ये। मैंने आपको एक सेल दिया और मैंने अभी आपसे कहा यह सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर यह सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो किस फेज में होगा? इंटरफेज। हमें नहीं पता, वो G0 में हो सकता है, G1 में। डिवाइड नहीं कर रहा मतलब वो इंटरफेज में है। और जब आप किसी भी सेल को इंटरफेज में देखोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो आपको ऐसे धागे दिखाई देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप सेल को इंटरफेज में देख रहे हो, G1 में, S, G2, तो आपको धागे दिखाई देंगे, ये बिखरे हुए धागे, जिसे क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। और जब आप कभी सेल को डिवीजन में देखोगे, या तो प्रोफेज में या मेटाफेज, बेस्ट स्टेज मैंने कहा था मेटाफेज होती है, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम। इतना तो दिमाग में याद रखना। अगर एक सेल को आप, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, उसको आप अंतरावस्था या इंटरफेज में देख रहे हो, तो वो कैसा दिखेगा? क्रोमैटिन। उसके अंदर धागे बिखरे हुए हैं, क्रोमैटिन। और जब सेल को आप डिवीजन फेज में देख रहे हो, प्रोफेज में देख रहे हो, मेटाफेज में देख रहे हो, एनाफेज, टीलोफेज, तो आपको वो किस में दिखेगा? एम फेज में। ठीक, मतलब वो कौन से फेज में है? एम फेज में। सही। पहले बता दूं, ये तीनों स्ट्रक्चर सही हैं, ठीक है ना, तीनों में कोई गलती नहीं है पहले तो। अब आगे देखेंगे। क्रोमैटिन कब दिखेगा? G1 में, S में, G2 में आपको क्रोमैटिन दिखेगा, और M फेज में आपको क्या दिखेगा? क्रोमोसोम। अब नई चीज क्या है? S अवस्था में आपके पास क्या होगा? डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। इसका मतलब मैं 2 अवस्थाएं बता सकता हूं। G1 जो है, ये रेप्लिकेशन से पहले अवस्था है। G1 रेप्लिकेशन से पहले की अवस्था है, और G2 रेप्लिकेशन के बाद की अवस्था है।
S में रेप्लीकेशन हो रहा है, तो G1 रेप्लीकेशन से पहले, G2 रेप्लीकेशन के बाद, ठीक। रेप्लीकेशन से पहले G1, रेप्लीकेशन के बाद G2। अब थोड़ी सी यहां पे कल्पना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ऐसे दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, इमेजिन करना है। इमेजिन ये करना है कि सर ये जो G1S G2 अवस्था है, इसमें क्रोमैटिन नहीं है, क्रोमोसोम है। आपको सिर्फ इतना इमेजिन करना है, होता नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है कि ये क्रोमोसोम आपको G1S और G2 में भी दिखाई दे रहा है। दिखेगा नहीं, आप बोलोगे सर मैंने तो देखा और मेरे को तो नहीं दिखा, दिखेगा नहीं आपको लेबोरेटरी में, लेकिन सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि केमिकली दोनों सेम चीज है, ठीक। अब काम की चीज यहां पर, ये मेरे पास एक ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस, और इसमें कितने गुणसूत्र हैं? 46। और मैं मान के चल रहा हूं ये कब की अवस्था है? रेप्लीकेशन होने से पहले। अब हमें वैसे पता है सर रेप्लीकेशन से पहले और रेप्लीकेशन के बाद में हो, दिखने तो ये क्रोमैटिन रेशे हैं, लेकिन मैं अब आपको इमेजिन करने को कह रहा हूं कि ये आपको क्रोमोसोम ही दिखाई देंगे, ये आपको क्रोमोसोम ही दिखाई देंगे। तो कितने क्रोमोसोम दिखेंगे? 46 दिखेंगे। 46, 1 2 3, मैंने कितने बनाए हैं? 3। ऐसे कितने होंगे? 46। अब आप मुझे बोलोगे सर ऐसा कहीं किताब में नहीं दे रखा, दुनिया की किसी किताब में ऐसा नहीं दे रखा है। बिल्कुल नहीं दे रखा है क्योंकि होता ही नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। होगा तो धागे बिखरे हुए हैं, लेकिन अगर आपको समझना है तो आपको कुछ तो इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 है। मैं एक को बाहर निकालता हूं, मैंने इसमें एक क्रोमोसोम को बाहर निकाला। किससे बना हुआ है? हमको डीएनए से मतलब है अभी तो, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, नॉन हिस्टोन होंगे और आरएनए होगा, ये डीएनए। अब काम की चीज, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है? एक क्रोमोसोम है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा एक गुणसूत्र है। अभी ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक एक गुणसूत्र है। ऐसे कितने गुणसूत्र हैं? 46। ऐसे कुल कितने गुणसूत्र हैं? 46। मैंने नाम दे दिया 2n। n गुणसूत्र की संख्या है, n क्रोमोसोम का नंबर है, ये एक क्रोमोसोम है, एक। ऐसे 2 3 4 5 6, ऐसे कितने हैं? 46। ऐसे गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 2n। अब यहां से लेकर यहां तक यही एक क्रोमैटिड है। इसीलिए मैंने ये इमेजिनेशन आपको कल्पना करने को कहा है कि अभी रेप्लीकेशन से पहले क्रोमोसोम और क्रोमैटिड एक ही चीज है। जो मैंने आपको यहां पर क्रोमोसोम बना के दिया है, यही क्रोमोसोम क्या कहलाता है? क्रोमैटिड। तो ऐसे कितने क्रोमैटिड होंगे? 46। अब मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको n की जगह c से डिनोट कर दिया। n गुणसूत्र की संख्या है, c क्रोमैटिड की संख्या है। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो कि एक सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है और जो रेप्लीकेशन से पहले है, उसमें आपको कितने गुणसूत्र दिखेंगे? 46। और हर एक गुणसूत्र को ही मैं क्या कहूंगा? क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम को ही क्या कहूंगा? एक क्रोमैटिड। और इसी क्रोमैटिड में एक डीएनए है, यानी डीएनए की मात्रा भी 2c मान ली मैंने। यहां तक क्लियर? 1 2 3 कितने क्रोमोसोम्स? 46 2n। और जो क्रोमोसोम है वही क्रोमैटिड भी है, तो 1 2
3, क्रोमैटिड भी कितनी है 2C। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने ले लिया रेप्लीकेशन के बाद, या अपन एक काम करते हैं, मैं एस फेज में रेप्लीकेशन करा रहा हूं। एस फेज में क्या होगा, 1 मिनट, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए कॉपी बनाएगा, ये डीएनए रेप्लिकेट किया, एस अवस्था में डीएनए कॉपी बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ये डीएनए रेप्लिकेट किया, डीएनए डबल हो गया। क्रोमोसोम कितना है, 1, कहां 2, एक ही तो है, कहां 2 क्रोमोसोम, मुझे बताओ, एक ही है, ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्या हुई, क्रोमैटिड डबल हुई, क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहा, क्रोमोसोम यहां पर भी एक ही था, यहां पर भी एक ही है, लेकिन यहां पर अभी भी ये एक क्रोमोसोम है। अभी भी ऐसे कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46, क्रोमोसोम नंबर 2n ही है, लेकिन बदला क्या, यहां पर एक क्रोमैटिड थी, यहां पर अब ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड बन गई। अब ये 2 क्रोमैटिड क्यों बनी, कैसे बनी, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ने कॉपी बनाई और डीएनए कॉपी बनते ही क्रोमैटिड और डीएनए भी कितना हो गया, 2। अब ऐसा हर गुणसूत्र में होगा, ऐसा एक ही गुणसूत्र में होगा या सभी में होगा, सभी में होगा, तो क्रोमैटिड या डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। 2C थी पहले, अब रेप्लिकेशन के बाद क्रोमैटिड या डीएनए की मात्रा कितनी हो गई, 4C डबल। वापस, ये जरूरी है, ये सेल था कब, रेप्लिकेशन से पहले, एक, 2, 3, और ये है रेप्लिकेशन के बाद। आओ फर्क, यहां पर ये एक डीएनए, 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 सही। अब यहां पर जितने भी डीएनए थे सब अपनी कॉपी बनाएंगे, इसने भी अपनी कॉपी बनाई, इसने भी अपनी कॉपी बनाई, इसने भी अपनी कॉपी बनाई, दोनों केसेस में क्रोमोसोम कितने हैं, 3-3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मतलब यहां पर भी क्रोमोसोम अगर मैं कुल 46 देखूं तो 46, और यहां पर भी क्रोमोसोम नंबर 46। मैंने बनाए 3 है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं यहां पर कितने होंगे, 46। अब यहां पर हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, तो 2C भी 46, क्योंकि यहां पर एक क्रोमोसोम किसके बराबर है, एक क्रोमैटिड के। रेप्लिकेशन से पहले हर क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद हर क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड हो गए, तो अब आपके पास यहां पर 1 क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के बाद इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड।
तो 2n 2c था, यहां पर 2n और 4c हो गया। इसमें किसी को डाउट है अभी पूछ लो, फिर मैं सवाल कराऊंगा। पहले पीछे सबको क्लियर? ये 2n मतलब आपके पास क्रोमोसोम, और ये दिखेगा नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया, सिर्फ आपको इमेजिन करना है, दिखेंगे तो आपको धागे ही, लेकिन रेप्लिकेशन से पहले क्रोमोसोम और क्रोमैटिड सेम रहेगा। रेप्लिकेशन के बाद हर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड और डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लिख भी लेना। एक क्वेश्चन कराता हूं पहले। एक प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, और मैंने कहा वो प्लांट सेल कौन सा सेल है? मीजोफिल सेल है, पर्ण मध्योतक कोशिका है। कहां मिलती है ये कोशिका? पत्तियों में। पत्तियों में मीजोफिल कोशिका या पर्ण मध्योतक कोशिका है, उसमें 24 गुणसूत्र हैं। ये कर लिया अगर आपने, या समझ आ गया, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और मैंने आपको कहा 10 पिकोग्राम डीएनए है उसके अंदर। एक प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल, और कौन सा सेल है? मीजोफिल सेल है, उसमें 24 गुणसूत्र हैं और 10 पिकोग्राम डीएनए है। आपको यह बताना है कि G2 अवस्था में, G2 अवस्था में आपको बताना है इसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमैटिड की संख्या और डीएनए की मात्रा क्या होगी। आराम से समय ले लो। एक पादप कोशिका है, उसमें मीजोफिल सेल में मैंने आपको 24 गुणसूत्र दिए हैं और 10 पिकोग्राम डीएनए दिया है, और यह पूछा है। इसमें बाय डिफॉल्ट आपको इतना पता होना चाहिए, मीजोफिल कोशिका कैसी होती है? 2n डिप्लॉइड। गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमैटिड की संख्या, डीएनए की मात्रा। बाकी इंतजार में कक्षा और कितनी लंबी चलेगी। देखें, एक प्लांट सेल है, हमेशा, अब मैं तरीका तो बता ही दूंगा कि आप अप्रोच कैसे करोगे। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप हमेशा याद रखो क्या दे रखा है और क्या निकालना है। हमें क्या दे रखा है? मीजोफिल सेल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या है 24, यह दे रखा है, और डीएनए की मात्रा 10। डीएनए और क्रोमैटिड सेम रहते हैं, यह दे रखा है क्वेश्चन में, हां या ना। क्रोमोसोम नंबर जब, और क्रोमोसोम और क्रोमैटिड सेम रहता है तो 2n 24, 2c 24 और डीएनए आपको दे रखा है 2c। अब G2 का मतलब रेप्लिकेशन से पहले, रेप्लिकेशन के बाद रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्रोमैटिड और डीएनए मात्रा तो डबल हो जाएगी। क्रोमोसोम नंबर सेम रहा 24,
डीएनए मात्रा क्रोमैटिड की मात्रा इसकी डबल करो 48, और डीएनए 10 था उसका डबल करो 20। कॉपी किसकी हो रही है? रेप्लिकेशन में किसने कॉपी बनाई? डीएनए। ये डीएनए कितना था? 1। अब इसमें कितने डीएनए हो गए? 2। इसमें कितना डीएनए था? 1। अब कितना हो गया? 2। तो क्रोमैटिड मात्रा क्यों डबल हो रही है? क्योंकि डीएनए की मात्रा सेम हो रही है या डबल हो रही है? तो डीएनए की मात्रा डबल हो रही है, इसलिए क्रोमैटिड की मात्रा भी डबल होगी। पक्का? तो अब इसको आप बना तो लो, लेकिन इसको एक सिंपल सा चार्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो। G1 S G2, यहां पर मैं अगर लिखता हूं गुण सूत्रों की संख्या 2n 2n 2n, और क्रोमैटिड की मात्रा या डीएनए की मात्रा 2n, सॉरी 2C 4C 4C। क्लियर है बात? किसी को डाउट? क्वेश्चन वाला आंसर सबका आ गया? 24, 48 और 20 क्यों है? ये आप टेबल बना लो और फिर डायग्राम भी बना लेना। आगे ये बना दिया। ये वाला बनाओगे या ये वाला बनाओगे? ये या ये वाला?
डन, बना लिया। इसका मतलब जो अपन ने ए बी और सी बनाया था उसमें अपन ने अभी तक सी नहीं बनाया है। ए और बी तो देख लिया अपन ने। ए, ये स्ट्रक्चर ए था, ये स्ट्रक्चर बी था, सी नहीं बना क्योंकि सी कहां बनेगा? मियोसिस, जब हम क्रोमोसोम के पेयर की बात करेंगे, आगे आएगा। अब तो बन गया। हाँ, डन। अरे वाह, रमेश जी हो गया आपका? ठीक है, अब हेडिंग डाल देंगे हम लोग फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लिया मतलब आपने? हाँ, अब हेडिंग डाल देंगे फिर हम लोग माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन फिर अब नेक्स्ट में ही कर पाएंगे। हेडिंग तो डाल देंगे आप माइटोसिस, या आप तो डालूं? अब देखिए, हमें इतना तो मालूम है कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन एक ऐसा अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है जो किन में देखा जाएगा? सभी कायिक कोशिकाओं में या सोमैटिक सेल्स में देखा जाएगा। बिल्कुल सही। तो सारी कायिक कोशिकाओं में या सोमैटिक सेल्स में देखा जाएगा। इसको समसूत्री विभाजन या इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। और इसमें जब विभाजन से दो नई कोशिकाएं बनेंगी तो वो आनुवांशिक रूप से एक समान होंगी या एक दूसरे से भिन्न होंगी? एक समान, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी। तो ये आनुवांशिक रूप से एक समान होगा। ठीक है, अब एक मिनट, लास्ट में जाते जाते मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं और ध्यान से मुझे बताना आप लोग करके।
इतना समय लग रहा है आपको? G2 में होगा। कौन बोला G2 में? कैसे होगा G2 में? हां, तो G2 का क्या लेने देना उससे? कितने लोग G2 सहमत नहीं आपसे लोग? कितने G1? कितने लोग विभाजन से ठीक पहले? 1 2। क्यों विभाजन से ठीक पहले? इसका आंसर विभाजन से ठीक पहले ही है। ये सारा जीवन G2 सारा तामझाम यूकैरियोट्स के लिए होता है। आज एस फेज में डीएनए प्रतिकृतिकरण के साथ हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन भी था, तारक केंद्र भी द्विगुणन। ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं क्या? प्रोकैरियोट्स में ये कोई कोशिका चक्र जीवन G2 नहीं होता। ये सारा का सारा सिस्टम यूकैरियोट्स के लिए मान्य होगा। जीवन और G2 तो वैसे नहीं। तो इसका आंसर याद रखना, ये इसका मतलब ये जो पूरा कोशिका चक्र है, ये कोशिका चक्र किसके लिए मान्य है? यूकैरियोट्स के लिए। ठीक है, चलो बाकी कल करें।